Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our lecture number 8 of chapter or unit number 2, which is System Development Life Cycle. Students, आज की क्लास में हम नेक्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर बात करेंगे, जो कि है कोडिंग फेज. स्टूडेंट, कोडिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग द सोर्स कोड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कोडिंग एक्चुअली स्टूडेंट्स ये एक प्रोसेस होता है, अमल होता है, जिसमें हम डिजाइन करते हैं, हम राइट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं. टेस्ट का मतलब है एरर्स को फाइंड करना. हम डिबग करते हैं, डिबग का मतलब है जो एरर्स फाइंड किए उन्हें करेक्ट करना. एंड मेंटेन द सोर्स कोड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को मेंटेन करते हैं. सोर्स कोड एक्चुअली किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज का सिंटेक्स यूज करते हुए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उससे हम उसका सोर्स कोड स्टूडेंट कहते हैं. आमतौर पे सोर्स कोड जो है ये हम कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टूडेंट लिखते हैं, और जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें सोर्स कोड लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ स्पेशलिटीज का पता होना चाहिए, जो कि आपने अडॉप्ट करनी है. कौन कौन सी स्पेशलिटीज? फॉर एग्जांपल, आपको जो है नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन, जिस डोमेन के लिए आप सोर्स कोड या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई किसी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाना है, और किसी आपने कॉलेज के लिए मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लेट से आपने बनाने, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एजुकेशनल सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, और एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपके पास जो है आपका प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए. आपने इससे पहले कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हो, या आपने ऐसी प्रोग्रामिंग की हो, आपने कोडिंग की हो, जिसमें आपने किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारे के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हो. इस तरह के उसको कहते हैं एप्लीकेशन डोमेन. फॉर एग्जांपल, आपको कल को एक बैंक के बारे में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आप उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएं, तो आपको बैंक की थोड़े से उनकी इन्वायरमेंट का आइडिया होना चाहिए, बैंक में वर्किंग कैसे होती है, इसको भी एप्लीकेशन डोमेन कहते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम्स का पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सॉफ्टवेयर ये करता है कि उसको हम इनपुट में नंबर्स रैंडमली देते हैं, और उससे हम कहते हैं कि इसको हमें जो है वो सॉर्ट आउट करके दे. तो लेट से अगर हमने कोई सॉर्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर हमने लेट से सॉफ्टवेयर को इनपुट में 5 नंबर्स दिए हैं, तो हमारे पास सॉर्टिंग की इस प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट जो है ये स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए काम करता है. लेट से जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज का जो सेट है स्टूडेंट्स वो 5, 6 हो, उनके लिए ये बबल सॉर्ट की टेक्निक बेस्ट है. इसके अलावा भी हमारे पास और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं. हमारे पास क्विक सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है. ये जो मैंने आपके सामने नेम्स कॉल किए स्टूडेंट्स, ये एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस. जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो वहाँ आपको सेमेस्टर सिस्टम में डिटेल के साथ इनके बारे में बताया जाएगा. फिलहाल मैंने आपके टॉपिक के बारे में इस पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन की. नेक्स्ट स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात होती है फॉर्मल लॉजिक की. स्टूडेंट, फॉर्मल लॉजिक का मतलब ये होता है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम आप बना रहे हैं, उसमें आपने लेट से आपके पास उसका एल्गोरिथम भी है, नंबर 1, आपके पास उसका सूडो कोड भी है, आपके पास उसका फ्लो चार्ट भी है. अब आपने उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स को जो है आपने कैसी लॉजिक यूज़ करनी है, आपने कम से कम टाइम आपने ऐसी उसमें लाइंस लिखनी है, आपने इस तरीके से उसका सोल्यूशन लिखना है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जो कि जिसमें नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो, जो कि जब कंप्यूटर पे चले तो टाइम भी कम ले, और कंप्यूटर की कम से कम मेमोरी को यूज़ करे. तो ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम. तो उसके डिपेंड करता है ये चीज़ आपके लॉजिक पर, आपने लॉजिक कैसे बनाई है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हम ये बात कहें कि हमारे पास जो है 2 डेवलपर्स हैं, लेट से एक डेवलपर जो है हमारे पास वो एक हमारी स्टूडेंट है जरमीन, दूसरे डेवलपर हैं हमारे पास वो हैं महद.
अब दोनों को हमने एक प्रॉब्लम दी है कि आप लोग, ज़रमीन को भी हमने ये कहा कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, आपने जो है कोडिंग करनी है। और महत को भी हमने कहा कि आपने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, आपने कोडिंग की है। लेट्स से महत ने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए जो है वो कोडिंग की और उन्होंने 6 लाइंस लिखी हैं। यही कोडिंग ज़रमीन ने भी की, उन्होंने 3 लाइंस में इस प्रोग्राम को बनाया है। तो हम ये देखेंगे कि ज़रमीन ने जो 3 लाइंस लिखी हैं, क्या वो लाइंस जो हैं वही टास्क परफॉर्म कर रही हैं जो महत ने लिखी हैं। तो हम उनके सोर्स कोड जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने कोडिंग की है, उनके कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर पे चलाएंगे। अगर ज़रमीन के कंप्यूटर प्रोग्राम ने मेमोरी भी कम ली और कम टाइम में हमें रिजल्ट दिया, तो ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज़ कम्पेयर टू महत के कंप्यूटर प्रोग्राम के मुकाबले में, जहाँ पे महत ने अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था और उसमें 6 लाइंस थी और जब उसे हमने कंप्यूटर पे चलाया उसने हमसे टाइम भी ज़्यादा लिया और मेमोरी भी ज़्यादा ली। तो स्टूडेंट्स, कोडिंग में इसलिए हम कहते हैं लॉजिक की बात होती है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग कोडिंग से रिलेटेड कुछ फर्दर हमारी डिस्कशन है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कोडिंग के बारे में। तो कोडिंग जो है एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और उसमें जो है हम कोडिंग करते हैं या हम प्रोग्रामिंग करते हैं एक्चुअली। तो कुछ हमारे पास लैंग्वेजेस ऐसे होती हैं जिन्हें हम लोग जो हैं वो जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होती हैं जिन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं, ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कोई प्रोसीजर राइट करते हैं। प्रोसीजर मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक जो है प्रोसीजर एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है कि हमने पहले क्या एक्टिविटी करनी है, फिर क्या होगा, वो हम बनाते हैं और उसके थ्रू एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करवाते हैं। तो इसीलिए, और स्पेशल टास्क को भी परफॉर्म करवाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल की जिनमें प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं और उनको लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है हमारे पास, जिनमें प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं और उनको जो है यूज़ किया जाता है। कुछ लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना के और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है फिर आगे हम फर्दर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेके हम फर्दर प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हमारी एक रियल वर्ल्ड जो है हम एंटिटी को भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लास है ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस की क्लास में अगर हम बात करें कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने किस उसको लेना है। फॉर एग्जांपल, हमने ह्यूमंस में हमारे पास अब अगर हम कैटेगराइजेशन उसकी करते चलें या चले हम लिविंग थिंग की एक क्लास बनाते हैं, तो हमारे पास जो है वो हम कह दें कि हमारे पास क्रिएचर्स हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग में ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में भी फिर आप आ जाएं अगर उनकी स्पेशलिटी वाइज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लेक्चरर्स होते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमने उनकी क्लास बनानी है, किस डॉक्टर की, डेफिनेटली। तो ये सारे हमारे पास क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हैं एक्चुअली ये हमारे पास क्लास का एक इंस्टेंस होते हैं जो कि हम बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये हमने ये एग्जांपल लेनी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो सपोर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का कोर्स है उसमें नेक्स्ट जो आपका यूनिट चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। ये वो लैंग्वेज है जो कि ब्रायन स्ट्रूस्ट्रप ने 1980s में बेल लैब अमेरिका में बनाई थी। तो स्टूडेंट्स, C++ लैंग्वेज जो है चैप्टर 3 से यूनिट 3 से ऑनवर्ड चैप्टर 9 तक है। अगर हम जिसको ये कहें कि 80% कोर्स आपका C++ प्रोग्रामिंग पे है, तो ये बात जो है काफ़ी हद तक दुरुस्त है। तो आपको वहाँ पे डिटेल के साथ टीच किया जाएगा कि C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ अलग से भी लैंग्वेजेस होती हैं। हमारे पास जावा लैंग्वेज होती है स्टूडेंट। जावा वो लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट जावा वो लैंग्वेज है जो कि सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने 1990s में बनाई थी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। आप लोगों की मोबाइल फ़ोन में, सेल फ़ोन में जो गेम्स होती हैं वो जावा में ही बनती हैं। और जावा लैंग्वेज की पहचान ये है कि आप देख लें, कुछ मोबाइल फ़ोन में गेम्स के स्टार्ट में एक कॉफ़ी का साइन आता है,
वो जावा लैंग्वेज का सिंबल भी है और इसके जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सी शार्प लैंग्वेज। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। ये लैंग्वेज जून 2001 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई थी और आजकल भी ये लेटेस्ट लैंग्वेज है, यूज़ हो रही है। आजकल इसकी मार्केट में डिमांड है स्टूडेंट्स। सी शार्प लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए, बहुत सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। मैं आपको कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता देता हूँ। विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10, उनकी काफ़ी प्रोग्रामिंग जो है सी शार्प लैंग्वेज में हुई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपने एक एंटीवायरस विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस, अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और 16 उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो भी सी शार्प डॉट नेट में की है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं उन्होंने सी शार्प डॉट नेट में बनाए हैं। तो ये लैंग्वेज जो है जब आप लोग इंशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में लेवल पे जाएंगे, वहाँ आप लोग जब डिग्री प्रोग्राम में आपको सेमेस्टर सिस्टम में हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अलग अलग सेमेस्टर सिस्टम में एज अ सब्जेक्ट आपको टीच की जाती है ताकि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को के मास्टर हो जाएं और उनकी प्रैक्टिस कर सकें। स्टूडेंट साइड बाय साइड VB.NET, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई लैंग्वेज है जो कि उन्होंने जून 2001 में बनाई थी और C#.NET को भी लोग यूज़ करते हैं, VB.NET को भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है VB.NET का सिंटेक्स आसान है, इसको यूज़ करना ज़रा सिंपल है एज कम्पेयर टू C# लैंग्वेज। लेकिन स्टूडेंट मार्केट जो है C# लैंग्वेज की है। और यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप में से जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हों तो जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एरिया है जावा एंड C# लैंग्वेज, आप इन पे बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि C# लैंग्वेज में आप जो है किसी भी तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फॉर अ मोमेंट सिर्फ आपको ये बताता चलूँ, मैंने आज तक C# लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मोर देन 20 सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनाए जो हैं अभी डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर रहे हैं। ये वर्ल्ड में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने कोडिंग की बात की। कोडिंग हमने ये डिस्कस किया कि कोडिंग के लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। हमने जो है लैंग्वेजेस की एग्जांपल को देखा, हमने प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को देखा, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पर भी बात की। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और इसकी डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोडिंग कैसे की जाती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप बोर्ड में डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके कोर्स ही की इंक्लूडेड लैंग्वेज C++ लैंग्वेज जो चैप्टर 3 से स्टार्ट होगी उसके एक एग्जांपल आपके सामने रखी है। हम इसमें ये करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने नेचुरल नंबर्स का जो है वो एक्चुअली सम करना है और इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, मेथडोलॉजी, जिसको हम लूप कहते हैं। तो लूप के बारे में मैं आपको सिर्फ यहाँ एक इंट्रोडक्शन ही बता दूँ कि लूप ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो लूप कहते हैं। एक रेपिटिशन ऑफ सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, सेम स्टेटमेंट का अगेन एंड अगेन रिपीट होना, इसे लूप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लूप को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स कुछ नेचुरल नंबर्स का हम सम कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे नेचुरल नंबर्स का जो है अब हम स्टूडेंट सम करेंगे। तो जैसा कि डायग्राम में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि लाइन नंबर 1 पहले हमने लिखी, लाइन नंबर 1 है जो कि है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। एक्चुअली स्टूडेंट फर्स्ट लाइन को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इस लाइन के ज़रिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और इस लाइन के ज़रिए कुछ डेटा इंक्लूड होता है हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो इंक्लूड हो जाता है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है एक मेन फंक्शन यूज़ किया है। मेन फंक्शन में जो है वो हमने वेरिएबल n यूज़ किया इंटीजर टाइप का, फिर हमने वेरिएबल सम यूज़ किया और हमने वेरिएबल सम को 0 से इनिशियलाइज किया। स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम में, वो मेमोरी सेल का नाम होता है जिसमें हम कोई वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है INT इंट, ये हमारे पास C++ में डेटा टाइप है। यानी जब हम C++ में वेरिएबल में ऐसे नंबर्स स्टोर करते हैं जिनमें पॉइंट ना हो तो उन्हें इंटीजर कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम अभी
अपनी जो डिस्कशन है इस एग्जाम्पल के रिलेटेड वो लिमिटेड रखेंगे, ताकि एटलीस्ट एग्जाम्पल का आपको हाउ टू नो हो जाए कि एक कोडिंग जो आपको नज़र आ रही है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं यहाँ पे जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने एक लाइन यूज़ की है, सी आउट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट सी आउट यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन पे टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है या कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाते हैं। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये एक एक्चुअली हमारे पास कोडिंग है, तो स्क्रीन पे हमें मैसेज आएगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे फिर देखें नेक्स्ट लाइन में हमें नज़र आ रहा है सी इन एक ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए यूज़र जो है कोई नंबर एंटर करता है स्क्रीन पे, तो उसे एक नंबर एंटर करेगा। फिर जो है स्टूडेंट हमने एक लूप चलाया है, लूप के ज़रिए हम ये कर रहे हैं कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किए वो उसकी जो है नेचुरल नंबर्स की वैल्यू के लाएगी, जहाँ तक नंबर्स प्रिंट होंगे फिर उनका सम प्रिंट होगा। तो आप लोग रिजल्ट में देख सकते हैं हमें आउटपुट में आ रहा है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने 50 एंटर किया। तो जो 50 जैसे ही हमने एंटर किया ये पूरे का पूरा ये लूप चलेगा और एट दी एंड जो है जब हम बाहर आएंगे तो लास्ट सी आउट में हमें जो है हमने इंटीजर एंटर किया 50, इन 1 से 50 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका सम प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपके सामने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डिस्कस की इसमें आपको एक्चुअली कोडिंग के बारे में बताना था। कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑन द सरफेस मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 3 से जब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंप्यूटर लैंग्वेजेस का पोर्शन स्टार्ट होगा वहाँ ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपसे डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हम एक दूसरी एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल का पहले आइडिया मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये एग्जाम्पल जो है इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या करना है। हमने परसेंटेज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ली है कि हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो परसेंटेज की बुनियाद पे देंगे, और इस एग्जाम्पल में हमने ये किया है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 40 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है उसको पास समझा जाएगा, और जिनकी 40 से लेस है उन्हें फेल समझा जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट देखें ये एग्जाम्पल हमने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट सी आउट में। तो ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। जैसे ही हम लोग परसेंटेज स्टूडेंट एंटर करेंगे तो मुझे इफ़ कंडीशन पे हमने कंडीशन लगाई है जहाँ पे हमने कहा है कि अगर जो परसेंटेज हमने एंटर की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 तो हमें मैसेज आ जाए पास, और अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 40 के इक्वल है उससे ग्रेटर है तो वो पास है, अगर नहीं है तो वो स्टूडेंट फेल है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट जो है हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना है, हमने कोडिंग करनी है जिसमें हमने परसेंटेज की बेसिस पे स्टूडेंट के पास और फेल होने को डिसाइड करना है, कंडीशन लगानी है, तो वो कैसे बनाया जाते हैं। स्टूडेंट इसकी भी जो डिटेल्स हैं आपकी इंशाल्लाह जब आप लोगों का कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4, वहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को अगेन डिस्कस करेंगे आपके साथ और डिटेल के साथ इसमें हर स्टेप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम अभी अपनी डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा जो है वो हमारा टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग किस लिए की जाती है, इसकी डिस्कशन के लिए हम लोग फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ टाइम पहले जो है वो उस कोडिंग पे बात की कि कोडिंग फेज में क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट फेज टेस्टिंग या वेरिफिकेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज टेस्टिंग? ड्यूरिंग दिस फेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम आर टेस्टेड फॉर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। स्टूडेंट टेस्टिंग फेज में हम सिस्टम को चेक करते हैं क्या सिस्टम जो है उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल वही है जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी और ये मीट करती हैं कस्टमर की नीड्स, उसकी एक्सपेक्टेशन से, और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। इस चीज़ को हम लोग टेस्टिंग में चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसमें एरर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि हम लोग ये जो हमारा सिस्टम है जो बनता है सॉफ्टवेयर सिस्टम, अगर इसमें हम लोग एरर फाइंड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो टेस्टिंग कहते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम एरर्स फाइंड कर लेते हैं हम उन एरर्स को जो है, उन बग्स को हम लोग जो है
वो करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने को जो है हम लोग, या हम ये भी कह सकते हैं हम उन्हें रिमूव कर देते हैं अपने उससे। रिमूव का वर्ड ज़्यादा सुइटेबल रहेगा कि जब हम ये कहें कि हमने एरर्स को फाइंड तो कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप में है कि हम उन्हें रिमूव करते हैं। तो जब हम एरर्स को या बग्स को रिमूव करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में से, इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग डिबगिंग कहते हैं। यानी पहले टेस्टिंग होती है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम की, फिर हम डिबगिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब ये है फाइंड द एरर्स, डिबगिंग का मतलब ये है रिमूव द एरर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड में इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने के लिए मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग टेस्टिंग की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो टेस्टिंग में एक्चुअली हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं। हम एक सिंपल टेस्ट केस को लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने एक टेस्ट केस 1 बनाया है, जिसमें हमने स्टूडेंट की एक एग्जाम्पल को लिया है। हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट के सबसे पहले एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की परसेंटेज इनपुट कर दी जाए। अगर वो परसेंटेज जो है लेट्स से हमने 70 इनपुट की तो वो स्टूडेंट पास होगा। एक ये कंडीशन हमने ली। आपको याद है स्टूडेंट्स, आज ही की क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल में परसेंटेज की एग्जाम्पल दी थी कि जिन स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 40, वो स्टूडेंट पास होंगे। तो देखें, ये एक कंडीशन थी जिसके लिए हमने एक टेस्ट केस बनाया। फिर हमने उसमें दूसरी कंडीशन भी लगाई थी कि जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से जो है वो लेस है, वो स्टूडेंट फेल होंगे। ये हमने दूसरा टेस्ट केस बनाया। तो इस तरह से टेस्टिंग में जो है स्टूडेंट्स हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी परसेंटेज से रिलेटेड, उससे देखें हमने एक वो किया, टेस्ट केसेस बनाए। और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि टेस्टिंग में जो टेस्ट केसेस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। और एक हमने सिंपल एग्जांपल ली और उससे हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास टेस्टिंग जो है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है यूनिट टेस्टिंग और जो नेक्स्ट होती है वो होती है सिस्टम टेस्टिंग। तो फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग यूनिट टेस्टिंग को डिस्कस करते हैं, देन हम सिस्टम टेस्टिंग को डिस्कस करते हैं और हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, इनकी डिस्कशन के लिए टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ये बात की कि टेस्टिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, यूनिट टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ईच टाइप को विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट टेस्टिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय डेवलपर्स before the setup is handed over to the testing team to formally execute the test cases। ये वो टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो कि डेवलपर खुद करता है, कोडर खुद करता है, प्रोग्रामर खुद करता है। सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग टीम को देने से पहले टू फॉर्मली एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस, और फिर वो टेस्ट केसेस बनाता है ताकि उसके सामने रिजल्ट्स आ जाए कि क्या जो सिस्टम बना है ये फंक्शनैलिटी इसकी वही है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, या इसकी परफॉर्मेंस वही है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। आई एम गोइंग टू रिपीट स्टूडेंट कि यूनिट टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जो कि डेवलपर, कोडर या कंप्यूटर प्रोग्रामर खुद करता है सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग टीम को देने से पहले, ताकि वो इसमें से टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सके। यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द रिस्पेक्टिव डेवलपर ऑन द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड अगेंस्ट एरियाज, असाइंड एरियाज। स्टूडेंट, यूनिट टेस्ट जो है वो डेवलपर जो कि जिसने इसकी प्रोग्रामिंग की होती है, कोडिंग की होती है, और उसमें उसने जितने मॉड्यूल यूज किए होते हैं हर मॉड्यूल की टेस्टिंग वो खुद करता है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्टिंग टीम को देने से पहले। द डेवलपर यूज टेस्ट डेटा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट डेटा ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस टीम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डेवलपर होता है वो टेस्ट डेटा जो यूज करता है वो टेस्ट डेटा डिफरेंट होता है उस टेस्ट डेटा से जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम देती है। स्टूडेंट, यहाँ मैं कुछ देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ।
यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। देखें, जिन जगह पे ऐसे ऑफिसेस ऑर्गेनाइजेशन जिनमें सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट होती है, उन्हें सॉफ्टवेयर हाउसेस कहा जाता है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे पास डिफरेंट पर्सनल्स होते हैं, उसमें हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करवाने के लिए जो है वो क्या करती है, अपनी एक्टिविटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करती है। उसके बाद वो कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये इसकी एक बेस्ट क्वालिटी का है, और क्वालिटी इसकी कब होगी, जब वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और नीड्स को मीट करेगा, तब ही वो जो है एक बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस टीम की होती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका क्या काम होता है, यानी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करती है टीम, उनको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टीम। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि टेस्ट, जब एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनता है उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसका बनाने वाला जो डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या जो उसका कोडर होता है, जो जिन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग वो खुद करता है, उसके टेस्ट केसेस जो हैं आपके वो डिफरेंट होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की टीम से। द गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू आइसोलेट ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड शो दैट इंडिविजुअल पार्ट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनलिटी। स्टूडेंट, यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यूनिट टेस्टिंग क्यों की जाती है आखिर। यूनिट टेस्टिंग स्टूडेंट इसलिए की जाती है कि हमारे पास एक प्रोग्राम में जितने पार्ट्स होते हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, फिर इंडिविजुअल पार्ट की टेस्टिंग की जाती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये जो इंडिविजुअल पार्ट है ये उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, उस फंक्शनलिटी को अचीव कर रहा है जिसके लिए ये सिस्टम बनाया जा रहा है। रिक्वायरमेंट्स जो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लासेस में जो हैं या फ्यू क्लासेस पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स के इंजीनियरिंग के फेस में हमने डिस्कस की थी, और वो फंक्शनलिटी जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है या उसकी नीड है सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनवाने से, तो इस चीज़ के मुतालिक भी वो किया जाता है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग जो हैं यूनिट टेस्टिंग की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें एक जो है एक वो किया है, मॉड्यूल लिया है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का। ये मॉड्यूल क्या कर रहा है, इस मॉड्यूल का नाम है प्रिंट मॉड्यूल। इसको हम इनपुट में 2 नंबर्स देंगे। ये मॉड्यूल क्या करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करेगा और चेक करेगा कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन है 0 तो हमें मैसेज दे देगा पॉजिटिव, और अगर रिजल्ट जो है वो 0 से लेस है तो हमें मैसेज दे देगा नेगेटिव। लेट्स से हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है जिसमें हमने ये मॉड्यूल इंक्लूड किया है, ये उसका एक पार्ट है, तो हमने इस पार्ट को आइसोलेट किया और इस पे हमने जो है वो यूनिट टेस्टिंग अप्लाई की। हमने चेक किया कि यूज़र ने जो 2 नंबर्स इनपुट किए हैं, जब उन्हें हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर उनका रिजल्ट 0 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है, और वो हम रिजल्ट को प्रिंट भी करवा देंगे, यानी उस रिजल्ट का जो नंबर आएगा उससे प्रिंट करवा देंगे। और अगर लेट्स से स्टूडेंट हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, अगर रिजल्ट हमारा 0 से लेस है तो हम कहेंगे नेगेटिव और हम उस नंबर को भी प्रिंट करवा देंगे। ये एक एग्जांपल थी स्टूडेंट्स यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग जो हैं सेकंड टाइप ऑफ टेस्टिंग जो कि है सिस्टम टेस्टिंग, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट द सिस्टम एज अ होल। स्टूडेंट, सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करते हैं। वंस ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड, इसमें जब हम तमाम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर चुके होते हैं, द एप्लीकेशन एज अ होल इज टेस्टेड rigorously to see that it meets the specified quality standards. This type of testing is performed by a special testing team. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी माइंड में ये आते हैं कि ये सिस्टम टेस्टिंग आखिर क्यों की जाती है। एक बात याद रखें, जब एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कंप्लीट बन जाता है तो एक अलग से टीम होती है टेस्टिंग की टीम। तो वो टेस्टिंग की टीम ये सॉफ्टवेयर आगे डिलीवर कस्टमर को देने से पहले वो चेक करती है कि ये सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है जो कस्टमर ने हमें बताई थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है और इसकी फंक्शनलिटी मीट कर रही है उन रिक्वायरमेंट्स से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं।
और सिस्टम टेस्टिंग में स्टूडेंट्स हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि उसका हर पार्ट जो है वो सही तरीके से वर्किंग कर रहा है, उसको जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा है, और तमाम पार्ट जो हैं उनकी फंक्शनलिटी जो है उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेस में हमने कस्टमर से कलेक्ट की थी। और ये रिक्वायरमेंट जो हैं ये रिक्वायरमेंट जो हैं इन्हीं को सामने रखते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामर और या कोडर या उसने जो है कोडिंग करने वाले ने जब कोडिंग की तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम कंप्लीट किया, क्या वो उनके स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था। ये चीज़ जो है हम सिस्टम टेस्टिंग में देखते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट को फर्दर जो है बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं स्टूडेंट, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। अब स्टूडेंट हम सिस्टम टेस्टिंग में क्या करेंगे, हम तीनों मॉड्यूल्स को चेक करेंगे, तीनों पार्ट्स को चेक करेंगे कि ये तीनों पार्ट्स एज अ होल सही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, सही वर्किंग कर रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हमने दी थी, और इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, ये कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स ये तो हमने यहाँ पे इसकी ये एग्जांपल ली। अब आपके साथ इसी डायग्राम को लेके मैं इसमें एक सिंपल से एग्जांपल और इंक्लूड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है जो कि हमारे लिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल वो हमारे लिए 2 नंबर्स के एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा। एज अ होल हम इसको कहेंगे अरिथमेटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब इसमें लेट से अगर 4 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एडिशन का है, सेकंड सब्ट्रैक्शन का है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन का है, फोर्थ डिवीजन का। तो फर्स्ट पार्ट को स्टूडेंट हम कहेंगे मॉड्यूल ए, सेकंड पार्ट को हम कहेंगे मॉड्यूल बी, थर्ड पार्ट को हम कहेंगे मॉड्यूल सी, फोर्थ पार्ट को स्टूडेंट हम कहेंगे मॉड्यूल डी। अब जब हम इन मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट करेंगे तो ये यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। जब हम मॉड्यूल्स को इकट्ठा करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये जो है सिस्टम टेस्टिंग कहलाएगी। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने टेस्टिंग के बारे में बात की, उसके साथ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में बात की, और हमने उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी देखा। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने टेस्टिंग पे बात की, उसकी एग्जांपल देखी, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पे बात की, हमने उसकी एग्जांपल देखी, और हमने फिर यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग पे बात की, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखी। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, आपसे डिस्कशन होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।